गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने जो समझा वो ये कि डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, आपने देखा उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्लस पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस शुगर को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और यही अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यह आपका बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, जो कि क्या है, एक मोनोमर है। किसके लिए, ताकि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन सके और फिर वो क्या बन जाए, क्या कहलाए, डीएनए कहलाए। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे चलते हैं। जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ध्यान से देखो, नाइट्रोजनस बेसिस, इनकी भी दो कैटेगरी है। पहली प्यूरिन्स, सेकेंड वन इज पायरिमिडीन। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडीन में आता है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ध्यान दो, कैसे याद करोगे, प्योरिटी का साइन, प्योरिटी का साइन क्या होता है, एग मार्क होता है ना। मैं एजी लिख रही हूँ बट वो एक मार्क होता है ना, जिसे आप एग मार्क कहते हो। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये प्योरिटी के लिए ट्रिक हो गई। बाकी जितने बच गए, पहले तो आप नाम याद करोगे और उसमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये ट्रिक हो गई। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। आगे पायरिमिडीन में हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया। अच्छा देखो, इसमें कॉमन क्या है, यानी अगर हम डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें तो उसमें आपको प्यूरिन में तो मिलता है, लेकिन पायरिमिडीन में चांसेस हैं। पायरिमिडीन में क्या हो जाता है, पायरिमिडीन में आपका साइटोसिन, ये दोनों के लिए क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ ध्यान दो, जहाँ पर डीएनए होगा वहाँ पायरिमिडीन से सिर्फ थाइमिन जाएगा। क्या जाएगा, थाइमिन जाएगा। और इन केस ऑफ आरएनए वहाँ पर थाइमिन की जगह क्या लगा होगा, यूरासिल लगा होगा। ध्यान दो, थाइमिन आपके डीएनए मिलेगा और यूरासिल आपके आरएनए मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके साइटोसिन कॉमन हो जाता है। ठीक है, आगे चल, आगे में आप ये देखिए कि ये आपके हो गए नाइट्रोजनस बेसिस, जो आपकी पेंटोस शुगर है, बाकी पेंटोस शुगर है। अच्छा, इसकी लिंकिंग भी देख लीजिए, ये कनेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो किसकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, ध्यान रखो। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जाता है, ध्यान दो। और आपका साइटोसिन ग्वानिन के साथ रहता है। बात समझ में आई। एडेनिन थाइमिन के साथ कनेक्ट होता है नाइट्रोजनस बेसिस में, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। अच्छा, इसे उल्टा भी कर सकते हैं, इसे उल्टा कर सकते हैं। अगर कहीं टी लिखा होगा तो उसके साथ कॉम्पोजिशन में हमेशा हम एडेनिन ही लाएंगे, और कहीं जी लिखा होगा तो वहाँ हम आपके साइटोसिन ही लाएंगे। ठीक है, लेकिन ये किसका केस है, आप इसे कैसे पहचान सकते हो। आपने देखा कि थाइमिन लगा हुआ, इट मीन्स कि ये केस किसका है, ये आपके डीएनए का केस है। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ये नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशन है, लेकिन किस में, ये आपके डीएनए में मिलता है। क्लियर होगी बात, आगे चले। लेकिन अगर यहीं पर, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये है आपका आरएनए और ये रही आपकी कोडिंग। ए के साथ क्या लगाएंगे, सी के साथ जी लगा दिया मैंने। अब आप मुझे यहाँ बताओ, यहाँ टी के साथ क्या लगाओगे, ओहो, यू के साथ क्या लगाओगे, और यहाँ जी के साथ क्या लगाओगे, खुद से लगा लो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो पेंटोस शुगर देखते हैं। करना नहीं आएगा तो बता देंगे। पेंटोस शुगर, ये यहाँ पे वही फिल होगा जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया। ठीक है, ध्यान रखना है, थाइमिन आपका वहीं लगेगा जहाँ डीएनए होगा, और जैसे ही आरएनए हो जाएगा वहाँ पे हमेशा टी को हटा करके क्या लगा दोगे, टी को रिप्लेस करके हमेशा यूरासिल लगा दोगे। क्लियर होगी बात। चलो सॉरी बच्चा, आपकी जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर में भी आपके दो शुगर हैं, एक आपका डीऑक्सी
रिबोस शुगर है और दूसरी आपकी रिबोस शुगर है। रिबोस शुगर आपकी किस में मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको आरएनए में। और डीऑक्सीरिबोस किस में मिलेगी? ये मिलेगी आपको डीएनए में। क्लियर होगी बात? शुगर से भी क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। पेंटोज शुगर है ना। तो पेंटोज शुगर क्या होता है बेटा? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना। शुगर क्या होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट को ही तो कहते हैं शुगर। कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उस बेसिस पर हम आपके कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपका होता है मोनोसैकेराइड, नाम सुना है? मोनोसैकेराइड। सेकेंड वन इज ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। क्लियर होगी बात? अब जो हम लोग पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं वो हमारा एक मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? देखो कुछ बता देते हैं, नंबर ऑफ एटम की वजह से काउंट कर रहे हैं ना। देखो मोनोसैकेराइड में हमेशा कार्बन एटम आपके 3 to 7 के बीच में रहेगा। कार्बन एटम 3 से लेकर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर कितना होगा? अप टू 9 होगा, अप टू 9 होगा। और यहाँ पे अबव 10 होता है, अबव 10 होता है। क्लियर होगी बात? इतनी क्लियर है। अभी इसी मोनोसैकेराइड में जो इसमें 5th नंबर की आपकी जिसमें 5 कार्बन एटम है उसी को हम कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्योंकि उसमें क्या है? 5 कार्बन एटम है। आगे चले देखो अब क्या होता है। अब इसी पेंटोज शुगर की हम एक लीनियर चेन बना लेते हैं। ध्यान से देखो, कार्बन 1 2 3 4 और 5, ठीक है। H के साथ कनेक्ट रहेगा, O के साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा और कुछ मिसिंग हो गया? 2 3 4 5 4 इधर OH। आपका कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, पता है ना। H OH, यहाँ पर भी H, इधर OH H और H, ठीक है। ये लीनियर चेन है, ये पेंटोज शुगर की लीनियर चेन है। नंबर कर दें, ध्यान दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन एटम पेंटोज शुगर है। क्लियर होगी? इसकी लीनियर चेन है। जब आप लोग आगे पढ़ोगे ना तो लीनियर पढ़ते हो, साइक्लिक पढ़ते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि जो 4th वन है ना, 4th वन हमेशा 1 के साथ कॉम्बिनेशन कर लेती है। ये 4th वन का इसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के होते वक्त अच्छा देखो, जब भी ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करती है ना तो क्या करती है? अपने एच को रिलीज़ कर देती है और रिलीज़ करके इसको दे देती है। देखो ध्यान से, नया बना ले, दूसरे कलर से बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने बोला 4th वन अपना एक एच इसको देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ओ तो सिर्फ डबल बॉन्ड बनाएगा, ओ तो वैसे ही ऑक्यूपाइड है, लेकिन जब एच देता है तो एक एच ये लगा लेता है और इसका एक बॉन्ड खाली हो जाता है। सी का एक बॉन्ड खाली, अच्छा देखो तुम्हें दिखाती सी का एक बॉन्ड कैसे खाली हो गया। मैंने बोला एच, इसने इसको दे दिया ना। यहाँ देखो इसके पास एच है, ठीक है। अब यहाँ सब रहने दो। अभी देखो इसके पास क्या बचा? इसके पास बचता है क्या? इसके पास बचता है सी, ठीक है। अरे देखो ओ बचेगा, सी कहाँ बचेगा? ओ बचेगा, ठीक है। और ये रहा कार्बन आइटम आपका। कार्बन आइटम का एक कनेक्शन ये रहा, ठीक है। एक ऑलरेडी इधर से एच में है, इधर सी में है, ठीक है। और एक इसके पास इधर एच में है। अभी इसका एक बॉन्ड खाली है। हाँ किधर गड़बड़ हो रही है? नहीं, इसका एक बॉन्ड खाली है। ये क्या करेगा? ये अपने एक बॉन्ड को पूरा करने के लिए इसके साथ कनेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया 1 2 3 4, हाँ कनेक्शन हो गई। इसके पास भी कितना हो गया? 1 2 3 और ये 4। इधर हो गया ये किसके साथ? सी के साथ। बात समझ गए? इसने क्या किया? अपना एच इसको दे दिया। इसने ओ ने क्या किया? एक बॉन्ड को खाली करके उसने क्या किया? एच के साथ बाइंड कर लिया। तो ओ के बाद ओ हमेशा डबल बॉन्ड ही बना सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? उसके पास 2 ही है एटम शेयर करने के लिए, तो इधर वो शेयर कर लिया। एक जो खाली हो गया सी ओ के साथ बाइंड कर गया। अब ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब इसी को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको शो करती हूँ। देखो ध्यान से, देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसे आप ऐसा बना सकते हो,
ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला 5th वाला है ना, ये बेचारा पेंडिंग हो जाता है, तो इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। 5th आपका कार्बन एटम यहाँ रहता है हेड पर, ठीक है। और बाकी के पास सब ये पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। C को 5th वाले को छोड़ देते हैं। इसको ध्यान से देखना है, बना करके फिर बताना कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब यहीं से पेंटोस शुगर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है वो आपके पास कुछ ऐसा है। ये आपका O, ठीक है, वही जो O शेयर हुआ था, ये हो गया, ठीक है। अब आपका 1 कार्बन एटम यहाँ, 2, 3 और 4। अब मैंने कहा 5th आपका हैंग है, ये रहा 5th यहाँ पर, ठीक है। और 5th आपका हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाता है, ये आपका एल्कोहल ग्रुप हो जाता है। एल्कोहल ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये आपका OH हो गया, है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, OH होता है। यहाँ पर भी आपका OH होता है, यहाँ H हो जाता है, H, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखो, ये है आपका रिबोस का स्ट्रक्चर, रिबोस शुगर। अब इसे डीऑक्सी रिबोस करना होगा तो क्या करेंगे, सेकेंड एंड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करके देख लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर भी बचेगा H, ठीक है, और यहाँ पर आपका OH, यहाँ H रहेगा, बस यहाँ से O रिलीज कर दी गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी रिबोस हो गया। ये आपका DNA वाला शुगर हो गया। क्लियर हो गई बात, हमको इसी को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दो। अगेन ये आपका स्ट्रक्चर 5 एंड पर जो आपका CH2OH लगा हुआ है, यहाँ 5H पर बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड कर लेगा, यहाँ पे आपके फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करेगा। यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, यहाँ फर्स्ट एंड पे कौन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम पे कौन बाइंड करेगा, नाइट्रोजनस बेसेस। क्लियर हो गई बात, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आपका जो फॉस्फेट और यहाँ जो 5 एंड पर जो अल्कोहल ग्रुप है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, इस बॉन्डिंग का नाम है, कलर चेंज कर दें क्या, इस बॉन्डिंग को कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। बात समझ गए। इधर जो ये बॉन्डिंग हुई है, मतलब पेंटोस शुगर के बीच में और नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पेंटोस शुगर फॉस्फेट, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस, इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चले। अब क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि इसकी ही ये बन गए ना, तीनों कॉम्बिनेशन हो गया, न्यूक्लियोटाइड आपका पूरा हो गया, फॉस्फेट भी आ गया, आपका नाइट्रोजनस बेस, ये रहा पेंटोस शुगर, आपका एक न्यूक्लियोटाइड पूरा हो गया। देखो बेटा अंधेरा आ रहा है क्या, तो मैं वेट करो अब, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमको ऐसी ही चेन बनानी है, अब इसी की हमको चेन बनानी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कहा था OH है, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ H ही है, और ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब चलो इसी की एक चेन बनाते हैं। अब हम एक और ऐसा न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एक और बना लें। बस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 3 काफ़ी है, इतने से ही आप समझोगे। ध्यान से देखो, ये हमने बार बार न्यूक्लियोटाइड की चेन्स बना ली, ठीक है। उसने क्या कहा था, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपका लगा हुआ है ना, ये क्या करता है, ये जो आपका 3OH ग्रुप यहाँ पे खाली है, OH ग्रुप यहाँ पे 3 कार्बन एटम पे जो खाली है, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, ये कनेक्शन बनाता है इस OH के साथ, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं, देखो ये भी एक ईस्टर बॉन्ड था,
ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है, ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है, बस फॉस्फेट के साथ ज्वाइन हो जाता है तो इसे कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ध्यान से सुनो, देखो बेसिक बात समझो। जब फॉस्फेट यहाँ शुगर से अटैच हो रहा है तो इसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉस्फेट के साथ अटैच हो रहा था इसलिए हमने इसका नाम रख दिया था फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी तो ये ऐसे ही अटैच हुआ है तो इसका नाम भी क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, सेम। लेकिन बार बार इस तरीके से ना कह के, क्योंकि चेन ऐसी ही बनने वाली है, चेन पूरी की पूरी ऐसी ही बनने वाली है, तो हम इसको क्या कहेंगे, जब भी फॉस्फेट आपके शुगर से अटैच होगा तो इसका नाम हम चेंज करके क्या कह सकते हैं, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड, देखो ध्यान से, इसका नंबर क्या है, ये पहली न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, ये वाली न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। दो न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़ा है, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट शुगर से जुड़ता है उसको कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जा रहा है तो बॉन्ड क्या कहलाएगा, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। यहाँ पर और नाइट्रोजनस बेसिस किससे जुड़ा था, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर यहीं पे समझा देती हूँ मैं आपको। ये हो गया OH, ठीक है। अब इसको तो नीचे वाला हैंग करेगा, मतलब ये वाला हैंग कर रहा है, अब नीचे वाला जो रहेगा इसको ग्रैब करेगा। यहाँ पर भी देखो हम इसको इसके साथ कनेक्शन बना सकते थे, तो ये इसी तरह से कनेक्शन है, ठीक है। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर, देन यहाँ पे एक और आएगा फॉस्फेट। बात समझ रहे हैं ना किस तरह से कनेक्शन जा रही है, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जा रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो बेटा, जो फर्स्ट वाला फॉस्फेट है, फर्स्ट वाला जो जिसने 5 प्राइम एंड को पकड़ रखा है, ये 5 एंड है ना, ये वाला पहले बताया था 5 एंड है। यहाँ पे हमारा 5 एंड क्या है, फ्री है, ये 5 एंड हमारा फ्री है। और यहाँ पर देखो 1 2 3, जब भी इस न्यूक्लियोटाइड की कोई लास्ट चेन बनेगी उसका 3 एंड हमेशा खाली रहेगा। क्या होगा, 3 एंड हमेशा खाली रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शन एक साइड का हम क्या बता सकते हैं, 5 to 3 ऐसे बोल सकते हैं। बात समझ में आई। अगर हमें इसे डिपेक्ट करना होगा तो कहेंगे ये रही न्यूक्लियोटाइड की चेन, एक है 5 एंड और तीसरा है 3 प्राइम एंड। बात समझ गई, 5 एंड और 3 एंड समझ में आ गया, क्योंकि 1 2 3 कोई भी लास्ट आपका पेंटोज शुगर होगा उसका 3 एंड हमेशा खाली होगा, है ना। जैसे फर्स्ट वन को किसी ने नहीं पकड़ा, ऐसे लास्ट वन को कोई नहीं पकड़ेगा, सिंपल सी बात है, बीच में बॉन्ड बनेंगे ना। क्या इतनी बातें क्लियर है, आगे चले। अब आपको पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। एक पैटर्न इधर, एक डिट्टो पैटर्न एक और होता है। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं डिट्टो इसी की कॉपी कर दूं, देखो डिट्टो में इसी को कॉपी कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएंगे, इस नाइट्रोजनस बेसिस के पास इधर अगेन पेंटोज शुगर आ जाएगा, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप आएगा, फिर पेंटोज शुगर आएगा और इस साइड को मूव किया हुआ आपका नाइट्रोजनस बेसिस आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल देके बताती हूँ, कहाँ बताऊँ, रुको यहाँ रफ में बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे ये कहा कि अगर ये हमारे पास शुगर है और यहाँ पर आपका फॉस्फेट लगा है, यहाँ पर आपका फॉस्फेट लगा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेसेस लगे हैं, यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेसेस लगे हैं। अब अगर मेरे को एक और चेन बनानी है तो सपोज मैं अगर इसको ऐसे बना दूंगी, ऐसे, तो आपका N2 इधर N इधर हो जाएगा और फॉस्फेट इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा ना, दो स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, है ना। लेकिन क्या करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर हो जाते हैं, है ना। नाइट्रोजनस बेसेस को हमें अंदर करना होता है। अच्छा बताओ कैसे अंदर करेंगे, अगर एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, तो हम क्या करें, इसको हमें इसे ऐसे पलट देते हैं, या इसको देखो मेरी बात अच्छा ध्यान से सुनो, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या करें, ये चेन अगर ऐसी है तो इसको ऐसे पलट दें। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, ये रहा इसका 5 एंड और यहाँ करीबन हो जाएगा इसका 3 एंड, जैसे इसमें था ये रहा 5 एंड और इधर था आपका 3 एंड। अगर हम इसको जस्ट ऐसे पलटते हैं तो ये 5 एंड अभी भी यहीं पर है और 3 एंड यहाँ पर अभी भी है। बात समझ में आई। अगर देखो
ये 2 स्ट्रक्चर है ना, रुको मेरे को कलर करने दो, बातें ध्यान से सुनो। ये 2 स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको कहा कि मुझे नाइट्रोजनस बेस, ये रहा नाइट्रोजनस बेस ब्लू वाले, ध्यान से सुनो, ये नाइट्रोजनस बेस है। मैंने तुमसे कहा कि मुझे नाइट्रोजनस बेस को साथ लगाना है, ठीक है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो तुम कहोगे तो मैम क्या करना है, ये ऐसे ही है, इसको पलट के ऐसे कर देते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस अगर इस हाथ में था मेरे, यहाँ था, तो वो सीधे इसके पास आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ऐसे करेंगे तो ये 5' और 3' एज इट इज मेंटेन रहेगा। लेकिन डीएनए में क्या होता है, एंटी पैरेलल सीक्वेंसेस होते हैं, है ना। अच्छा ध्यान से सुनो, तो हमारे पास एक तरीका ये था। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये एंटी पैरेलल नहीं बनते, 5 का 5 के साथ रहेगा और 3 का 3 के साथ रहेगा। इसलिए ये चेन क्या करती है, ये अपने आप को ऐसे रोटेट करेगी, है ना। 5 वाला नीचे और 3 वाला ऊपर। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 वाला ऊपर कर रही हूँ और ये 5 वाला नीचे कर रही हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको उल्टा ही मिलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एक ही बनाऊंगी। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एन को अटैच कर दिया, ठीक है। एन अटैच हो गया। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। अगर मैं उल्टा बनाऊं तो देखो ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे। बात समझो, ये था हमारा फर्स्ट, ये देखो नाइट्रोजनस बेस लग गया, और यहाँ पर था हमारा 5 एंड, और यहाँ पर हमारी लग गई क्या, फॉस्फेट ग्रुप। बात समझ में आ गई? इस चेन ने अपने आप को उल्टा कर लिया, पूरा उल्टा कर लिया। अच्छा, एक और बना देती हूँ तो तुमको और समझ में आ जाएगा। इसने क्या किया, अपने आप को उल्टा कर लिया स्ट्रक्चर ने, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बनाने को नहीं आएगा, ये आपको समझाना है, इस वजह से ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर बना हुआ आता है तो समझो और उसको अप्लाई कर लेना अच्छे से। ये रहा फॉस्फेट, ठीक है, उल्टा हो गया है। बात समझ में आ गई? देखो किस तरह से है स्ट्रक्चर। इसने एन को साथ में लाने के लिए उल्टा कर लिया। अच्छा, इस तो फिर उल्टा किया तो इसका पोलैरिटी भी उल्टी हो गई। यहाँ 5' हो गया, यहाँ 3' खाली हो गया, इसका 3 यहाँ पे खाली हो गया, इसका 5 प्राइम एंड यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। तो हमको समझ में आया कि एक पोलैरिटी 5:3 की रहेगी, मतलब 5' to 3' की रहेगी। तो दूसरी यहाँ पर जो बनता है, इधर 3' रहता है, यहाँ पर 5' रहता है। क्लियर होगी बात? देखो पेज में आपको आपकी बुक में कुछ फीचर्स आपको नीचे मिलेंगे, आप ऐसे पहली बार तो पढ़ते जाइए, ठीक है। आपको ये पोलैरिटी समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है। बुक में रीडिंग करना, ये पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। आपको इसमें एंटी पोलैरिटी मिलती है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, कुछ नेमिंग की हुई है आपकी बुक में, उसको भी समझ लो। जब हम लोग थे तब वो सब नहीं था, अब थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, इनके बीच में भी तो बॉन्ड है। ये नाइट्रोजनस बेसिस कैसे अटैच हो रहे हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनको याद कराने के लिए मैंने आपको 11th में भी बताया था एक बार। देखो याद कैसे करते हो। आपको पता है ए के साथ टी कनेक्ट होता है, और आपको पता है जी के साथ सी कनेक्ट होता है, ये आपको पता है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से फैमिलियर कौन लग रहा है आपको, किसकी शक्ल एक दूसरे से मैच करती हुई आपको दिख रही है? अब जब आप बोलोगे कोई नहीं तो आप खाओगे मार, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो जब भी हम सी बनाते हैं और सी से ही हम जी बना सकते हैं, तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, ऐसे माइंड में रख लो, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक है। और बाकी आपको उनके बीच में वीक बॉन्ड मिलेगा। क्लियर होगी बात? याद कर लोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलो आगे चलो। अब क्या करना है आपको, अब आपको कॉम्बिनेशंस बता देते हैं। ध्यान से देखो, आपके पास है नाइट्रोजनस बेसिस, जब नाइट्रोजनस बेसिस किसके साथ अटैच होते हैं, जब आपके ये पेंटोज शुगर के साथ अटैच होते हैं, शुगर यानी पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे अगर आपके पास एडेनिन है तो अगर वो शुगर के साथ अटैच हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एडेनोसाइन। क्या हो जाएगा? एडेनोसाइन। और क्या कहेंगे इसको? डीऑक्सी
डीऑक्सी एडेनो साइन। ठीक है, अगर आपके पास ये ग्वानिन है तो इसका नाम हो जाएगा गुआनोसाइन। और इधर क्या लिख सकते हैं, डीऑक्सी गुआनोसाइन। ठीक है, फिर अगर ये टी है तो क्या हो जाएगा, थाइमिडीन, है ना। और इधर क्या नाम हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, अगर ये यू है तो क्या हो जाएगा, यूरिडीन। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी यूरिडीन। क्या बच गया, अभी सी बच गया, यहाँ हो जाएगा इसका ना साइटिडीन। और इधर क्या हो जाएगा इसका, डीऑक्सी साइटिडीन। दो नाम से बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं एडोनासाइन बोल सकते हैं, या डीऑक्सी एडोनासाइन बोल सकते हैं। बात समझ में, डबल मीनिंग है, आपके बुक में एक्स्ट्रा नाम करके बताया हुआ है। जब हम लोग थे तो ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं थे बच्चे। ठीक है, बात समझ में, नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ मैच करते हैं तो इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस साल से अटैच हुआ है अगर, तो क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी याद नहीं, मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने टोका नहीं कि मैम अपनी ये वाला नहीं बताया, तो क्या हो सकता है बच्चे समझ गए हों, क्योंकि मैंने उनको मॉलिक्यूलर समझा दिया था, तो होप्स हो कि उनको दिक्कत ना हुई हो। तो लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इस साल मैंने खुद बुक में देखा है कि इस तरह से आप में बुक में नेमिंग करी गई है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाके रीडिंग करनी है, इसको समझना है, और सारे बेसिक्स बता दिए मैंने आपको। ये एंटीपोलैरिटी समझनी है, इतनी चीज़ें, इन सब चीज़ों का वापस से रिविजन करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। क्लियर है, आई होप सो। लेट मी डिवाइस, कुछ छूटा तो नहीं है, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट सारा बता दिया। ठीक है, चलो अगर कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट टर्न पे से कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। बेटा एवरी डे पढ़ो, वरना जेनेटिक्स तो हाथ से निकल जाएगी फिर। ठीक है, और मेरी बात सुनो, मैं आपको बहुत छोटा छोटा सा पढ़ाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, इसलिए इतना चाह रहा है। देखो कल तो मैंने रात में शूट करी थी तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, तो इस वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं किया। आपकी 20-21 मिनट की वीडियो थी, तो आप ठीक है आराम से देखा होगा। तो अब क्या करना, ये आज वाली भी देखो कम ही पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि आपको बुक में से रिवाइज बहुत करना है और याद भी बहुत रखना है। ठीक है, ये नाम अभी ना तुम लोग सुनोगे तो ऐसा लग रहा होगा कि वैसे एक बार और सुन चुके हो, है ना। मैंने 11th में आपके बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़ाया था, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था। जो कि मेरे बच्चे थे उनको, B2 वालों को, उनको पता था। बट कोई बात नहीं, अब भी भूल गए होगे, सब भूल गए होगे, तो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर लो और ये सब नाम याद रखो। ठीक है, बॉन्ड्स का नाम एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस, हाइड्रोजन से N के साथ आया तो ग्लाइको, अरे गाइको लिखा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा। क्लियर होगी बात। और इधर पे आएगा तो फॉस्फोईस्टर होगा, लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए तो फॉस्फो डाइस्टर हो जाएगा। दो ईस्टर बॉन्ड लग रहा है ना, 1 2 कितना लग रहा है, 1 एक इधर वाला एक ही वाला, 1 2। क्लियर होगी बात। चलो बच्चा, अब आप लोग जो क्या करो कि इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच क्लास।